जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। नारे नारे। चलो बेटा, क्लास 5 बजे ही होनी थी, बट बाई मिस्टेक ये टाइम कल गलती से शेड्यूल हो गया 5:30, फिर इसलिए 5 बजे नहीं हो पाई। मैं तो 5 बजे से वेट कर रहा था। मैं सडन क्लास 5 बजे ले लेता तो आपको पता नहीं होता, तो इस फिर प्रॉब्लम होती। आप लोग ही कहते कि बताया नहीं। चलो यार, आगे सब लोग रेडी हैं। आगे बढ़े, टॉक पर चर्चा करें। और बता दूं, कल मेरी क्लास सर 3:30 से मेरी क्लास है कल। कल मेरी क्लास 3:30 से बड़ी क्लास है ना। मान लो 5-6 घंटे से कम क्या होगी क्लास, बड़ी क्लास है। ज्यादा बड़ी 5-6 घंटे तो नहीं, मतलब 5-6 घंटे चलेगी, ये ध्यान रखना। तो पहले से ये बता इसलिए रहा हूं ताकि आप रेडी रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। कल 3:30 से क्लास है मेरी। कल 3:30 बजे से 3:30 PM। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी, इलेक्ट्रिक करंट की कहानी कल खत्म कर दूंगा मैं, करंट सहित। कल पूरा इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर दूंगा, और ये कहानी खत्म कर दूंगा स्टैटिक और मैग्नेटिक की, ऑलमोस्ट कहानी खत्म कर दूंगा कल। क्लियर है ना। तो कल 3:30 बजे से क्लास है। दिख नहीं रहा, अरे लिख देता हूं, रुको। हम्म? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में जब मैं लास्ट टॉपिक आपको छोड़ा था, तो मैं आपसे शायद जो डिस्कस कर रहा था, मुझे अच्छे से याद है, पीडीएफ मेरे सामने है। मैं आपसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स के बारे में चर्चा करा था लास्ट टॉपिक के अंदर, है ना। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम, और हम चर्चा करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क, आघूर्ण, टॉर्क। चलो, टॉर्क टॉर्क। यानी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ठीक है, अगले इसमें देख लूंगा।
यूनिफॉर्म, गुड गोल्डी गुड, बेहतरीन। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक, इसमें हमने डाइपोल रख दिया एक, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है। ठीक है, ये डाइपोल है, इसका ये मिड पॉइंट यानी सेंटर ओ। ठीक है, टॉर्क आपसे पूछ रहा है कि टॉर्क होता क्या है। ये पूरी डिस्टेंस 2L होती है इनके बीच की, तो बात आपको पता ही है। यहां से यहां तक L होता है, ये भी L होता है, टोटल बेसिकली 2L होता है। ठीक है, चलो चलो, क्लियर है ये बात? तो टॉर्क क्या है बेटा? टॉर्क पूछ रहा है आपसे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो टॉउ मतलब ये टॉर्क, बलागुण कहते हैं इसे, या आगुण बोल दो। देखो टॉर्क ये ऐसे करके बनाते हैं, टॉर्क P क्रॉस E ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दूं ये टॉर्क वेक्टर है। पहली बात, ये क्या है बेटा? वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर है। वेक्टर बोले तो सदिश है। अगर ये वेक्टर है तो आप जानते हैं इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। दिशा भी होगा। ठीक है, ये हो गया। टाउ बराबर P क्रॉस E, तो याद आएगा P E क्रॉस E का मतलब आ जाता है साइन थीटा। क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। और ये थीटा क्या है? P और E के बीच का एंगल है। तो थीटा क्या है बेटा? P और E का बीच का एंगल है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड E। P और E के बीच में होगा। ठीक है, तो एंगल मान लो ये P है और E है, तो मान लेते हैं ये जो एंगल होगा, यहां पर ये वाला जो एंगल होगा थीटा, इनके बीच का होगा। क्योंकि माइनस मोमेंटम की जो डायरेक्शन होता है P की, ये हो जाएगी P वेक्टर की। P और E के बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा थीटा। या आप ऐसे समझ रहे हो ना मेरी बात? ये एंगल क्या होगा? ये दिस इज थीटा। टॉर्क बराबर P E साइन थीटा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अब देखो ये टॉर्क यूज कब होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चाएं करेंगे पहले, लेकिन कुछ कंसेप्ट को समझ लो। यूज का बताऊंगा, रुको थोड़ा। अब एक बात बताओ, ये टॉर्क जो है मैं पता लगा ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, यानी डायरेक्शन का केस बनेगा यहाँ पे। टॉर्क कुछ नहीं, हालांकि एक प्रकार का फोर्स होता है। जैसे कभी आपने गेट, जैसे गेट खोले, अब आपका गेट होता होगा, तो गेट को किनारे से आप खोल, चलो बेटा देखो, तो टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई साइन थीटा। तो मैं वो चर्चा कर रहा था कि जैसे आपने कभी गेट को खोला है, तो गेट को एक
एक साइड से जो खोलते हैं वहां टॉर्क लगता है ऐसे करके, या कभी जैसे आपके घर ट्रैक्टर या ट्रॉली हो तो आप कभी भी रिंच या पाना को कसते हो तो एक साइड से जो फोर्स लगाते हो, जैसे ये है, एक साइड से फोर्स लगाएंगे वो टॉर्क लगता है, ये टॉर्क लगा रहे हैं आप फोर्स रोटेट करने में। नल को चलाते हो वो क्या होता है, नल के हत्थे को टॉर्क लगा रहे हैं आप, ठीक है। ये कहानी थी। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि बेटा देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो टॉर्क की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी ये देखो, जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, चूंकि साइन 90 की वैल्यू, थीटा 270 होगा। देखो साइन 90 की वैल्यू पर टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप जानते हैं थीटा 90 पर साइन 90 की जो वैल्यू है वो +1 होती है, लेकिन साइन 270 पर -1 होती है, ठीक है। और टॉर्क मिनिमम होगा कब, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है। यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए कि कब कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी। ठीक है, क्लियर। चलो बता भाई। चलें, कंसेप्ट लिखने की जरूरत है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको कि टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलो भाई। अब देखो थोड़ा सा मुझे कुछ आपको बात पढ़ानी है, क्योंकि मैं फ्लक्स की तरफ आ गया हूं। फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया बेटा, क्या गलत हो गया? क्या बेटा, क्या चीज गलत होगी बताना। गुल्डी क्या गलत हो गया बताना मेरे भाई, मैं समझा नहीं। जी सर। कुछ गलत बता रहे हैं आप लोग। ये वाला, ये रहा, जल्दी बताओ कहाँ हुआ है। साइन 180 वाली 0 तो होती है, सही तो बोल रहा हूँ। कुछ बोल रहे थे, अब तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अच्छा, -1। अरे मेरे भाई, डायरेक्शन का केस है ये, -1 डायरेक्शन। ग्राफ नहीं बनाया साइन का आप? अरे यार देखो, साइन 90 का ग्राफ कैसे बनाते हो आप ये बताना। साइन 90 देखो कैसे, मैथ में आप पढ़े हो, +1 और -1 और 0। साइन 90 का ग्राफ कैसे बनाते हो ये बताओ।
साइन 90 का ये ऐसे बनता है, और साइन 270 का ग्राफ कैसे बनता है, यहां से। ये हो गया आपका यहां से जो शुरू होता है वो आपका साइन 270 का ग्राफ है, और ये वाला साइन 90 का ग्राफ है। मैथ में पढ़े होगे आप, ट्रिगोनोमेट्री में सर ने ग्राफ आपको बनाना दिखाया होगा। चले अब है वो डायरेक्शन का केस है। अब है वो डायरेक्शन का केस है मेरे भाई, डायरेक्शन का केस। चलो चलो ठीक है, ठीक। सवाल कराऊंगा है ना इस पे। अब देखो फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। देखो इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले, हालांकि मुझे आपको एरिया वेक्टर पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपसे उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है एरिया वेक्टर का आपके सिलेबस से। फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब देखो वैद्युत फ्लक्स का मतलब है ये रहा, ऐसे बनता है वैद्युत फ्लक्स। और फ्लक्स का देखो जो बेटा मतलब पता है क्या होता है, जो फ्लक्स वर्ड है ना, फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बहना, फ्लो ऑफ एनीथिंग। फ्लक्स और कुछ नहीं, फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो होना, फ्लक्स ऑफ एनीथिंग। मैंने कहा वाटर फ्लक्स, पानी का बहना। मैंने कहा एयर फ्लक्स, हवा का बहना। तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, बहना। मैं समझ गया अखिलेश, अभी अभी डिस्कस कर लेंगे। मैं दोबारा से 270 वाली चीजें डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लो। लास्ट में क्लास के बाद उसको डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो। साइनोसॉइडल ग्राफ है, कोसाइन ग्राफ, दोनों में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले इस टॉपिक पर डिस्टर्बेंस होगा फिर बार बार, फिर इसको पढ़ लेते हैं। मैं सबसे लास्ट में इस टॉपिक पर आ जाऊंगा। देखो इस वाली बात पर सबसे लास्ट में आ जाऊंगा ना, जब पढ़ाऊंगा तब इन पर डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल आप ये पढ़ लो। फ्लो ऑफ एनीथिंग का मतलब होता है फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होना। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल सी बात बेटा ये है कि मान लो जैसे आपके पास कोई कंडक्टर है, ये राइट, और इस कंडक्टर से जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जा रही हैं, इस डायरेक्शन में ये जा रही। अच्छा सुनना, ये जो है ना, ये जो मैंने बेटा देखो एक वर्ड है एरिया वेक्टर, हिंदी में एरिया वेक्टर को कहते हैं। एरिया माने होता है क्षेत्र और वेक्टर माने होता है सदिश। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र सदिश। ठीक है, एरिया वेक्टर का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र सदिश। अब एरिया वेक्टर अपने आप में एक अलग चीज है, एरिया वेक्टर एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर एक अलग चीज है, बस उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। एरिया वेक्टर मान लो आप थोड़ी देर के लिए, एरिया वेक्टर है, और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये रहा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल है थीटा। तो जो फाई जो फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं वो होता है ई डॉट ए, ये आप शॉर्ट में पढ़े होंगे ई डी ए। फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी ए पढ़े होंगे आप, या ई डी ए बोल दो। डी ए मतलब छोटे एरिया की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब मैं ज्यादा गहराई में जाऊंगा, लेकिन हमें अपने एग्जाम के लिए सिर्फ फॉर्मूला की बातें करनी है। ठीक है, तो फाई बराबर ई डॉट डी ए, या फिर ई ए बोल दो, है ना। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या होता है, स्केलर। ये बात मैं आपको बताया हूं,
ये स्केलर है, इसके अदिश राशि है। तो फ्लक्स पहली बात क्या है बेटा, अदिश है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बन जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये होगा थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, देखो ई मतलब क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। F1, एक मिनट, ई बराबर क्या था, F1 था ना, न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। इसका डीएफ देख लो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दोगे आप इसका, क्या निकालोगे डीएफ, विमीय सूत्र, न्यूटन का mLT - 2, इसका सी का 80 मतलब कूलम चार्ज का 80, और m का L स्क्वायर mL³ T - 3 A - 1, ये इसका डीएफ होगा। ठीक है, शुभम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसके कुछ यूनिट भी ध्यान रखनी है आपको, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, इसको आना चाहिए आपको क्योंकि इस पर सवाल बने हैं पहले। ठीक है, चलें। ठीक है, चलो, इस पर आपको इतना ही पढ़ना है। गॉस लॉ, एक गॉस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, वो लॉ था क्या, हमें ये समझना है, व्हाट इज अ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पहली बात है, होता किसके लिए ये देख लो। मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो गॉस लॉ होता है वो 3D सरफेस के लिए होता है, 2D के लिए नहीं होता। ये लैकेज स्फीयर हो गया, तो 3D के लिए होता है गॉस लॉ, 2D के लिए नहीं होता। तो इट इज एप्लीकेबल, गॉस लॉ एप्लीकेबल फॉर 3D, वैलिड फॉर 3D सरफेस, त्रिविमीय। और 3D के बारे में, 2D के बारे में आपसे मैं चर्चाएं किया हूं बहुत ज्यादा पहले सेशन में। तो 3D के लिए क्या है, वैलिड होता है। तो सरफेस स्फीयर यानी ये क्या है, 3D में आ गया, और कौन हो गया है 3D में आ गया, क्यूब हो गया है 3D में आ गया, तो वैलिड फॉर 3D सरफेस। पहली बात ये है क्या, फॉर्मूला क्या है वो देखो। तो बेटा देखो, ये हमसे ये कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और Q जो है वो चार्ज उसके अंदर का, इनसाइड। अब ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। इसको देखो कैसे, मान लो अंदर चार्ज है Q1, बाहर चार्ज है Q2, Q3, Q4 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो फ्लक्स आएगा ना इस सरफेस का गॉस के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा नहीं होगा, वो इसके द्वारा होगा, इसलिए मैंने इनसाइड लिखा है। तो जो फ्लक्स निकाला जाएगा गॉस लॉ के द्वारा वो उस सरफेस के अंदर, अंदर का होगा, आउटसाइड की वजह से फ्लक्स नहीं निकाला जाता, इसलिए क्यू इनसाइड होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है, बोलो हाँ के ना, समझ रहे मेरी बात। तो जो फ्लक्स होता है वो आपका इनसाइड चार्ज की वजह से होता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे ये देखो, अंदर मैंने चार्ज रखा +Q -Q, डायपोल रख दिया, फ्लक्स बताना क्या होगा। तो Q नेट अंदर की तरफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 0 हो जाएगा ना, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा इस डायपोल की वजह से इसके अंदर। तो अब बाहर कितने भी चार्ज हो उससे मतलब नहीं है, जो चार्ज होगा वो अंदर रहने चाहिए, उस अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स को निकाला जाता है। बाहर जितने भी चार्ज हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक सवाल और देता हूं, छोटे छोटे सवाल, एक और सवाल लो। जैसे मान लो तो ये है, अब अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, नो चार्ज। अब बताना मुझे फ्लक्स क्या होगा इसके केस में, बताओ जल्दी। कोई चार्ज नहीं है अंदर, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा ये बताओ। तो क्लास नहीं चल रहा है, कमेंट कैसे कर रहा है फिर तू, पढ़ा देखा है, घूम जाएगा एक में। क्लास नहीं चल रहा है, चल तो रहा है।
हाँ बताओ फ्लक्स का, बताओ इसका। बताओ जल्दी से, फ्लक्स कितना होगा एग्जैक्ट जीरो। क्योंकि तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और चार्ज नहीं तो फ्लक्स जीरो। बोलो, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ही बोला फर्क नहीं पड़ता, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। सर गॉसेस लॉ यही से हो ज्ञान, मतलब, है ना? समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं लैंग्वेज नहीं समझा। टारगेट टाइप सर, गॉस लॉ ऐसे हो गन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नो चार्ज इनसाइड। बताओ ठीक है तो। ठीक है, चले। हाँ संतोष सर, अभी खुशी और मुस्कान दोनों अच्छी हैं। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, हैं? पढ़ ले बता रहा हूँ, पढ़ ले, मान जा। मैं तेरी दुखी और हंसी दोनों अच्छी कर दूंगा। नहीं अंकित, कोई एप्लीकेशन नहीं करना आप, मैं बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं बस। अब देखो, अब आगे चल रहे हैं, और इसे कुछ जो काम की बात है ना वो अब है, ये सब काम की उतना बात नहीं। फॉर्मूला इसका ये भी होता है, कमेंट कर रहा है, हाँ बिल्कुल होता है। आप इसका एक फॉर्मूला ये भी पढ़ लेते हैं हम डेरिवेशन से, आपको याद होगा, ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये भी तो पढ़ लेते हैं। और या फिर ऐसे बोल दो, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ू। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर नहीं करता। हाँ संतोष, चलो भैया। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। पहला, एक बात बताओ, मान लो दे जैसे R1, R1 R2। अब मुझे बताओ आप, जो पहला वाला गोला है ये ए गोला, और ये बी गोला, दोनों के लिए फ्लक्स बदल जाएगा क्या? ए और बी,
देखो फ्लक्स कभी साइज पर डिपेंड नहीं करता। आपने देखा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधी बात है, सीधा है, सीधा फंडा है कि फ्लक्स साइज पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, फ्लक्स साइज पर डिपेंड नहीं करता, तो फ्लक्स दोनों के लिए सेम आएगा, दोनों के लिए। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। साइज R1 बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्स इस केस के लिए भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, फ्लक्स इस केस के लिए भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कोई मतलब नहीं उसको आपके आकार से घटाए बढ़ाए, पहली बात। दूसरी बात, फ्लक्स को शेप से क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। फ्लक्स को शेप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये आपका गोला है, स्फीयर, ठीक है, ये क्यूब है मान लो आपका, ये क्यूब है मान लो। इसके सेंटर पर फ्लक्स बताइए, इसके सेंटर पर फ्लक्स बताइए। चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज की वजह से इसके अंदर चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, या फिर सिलेंडर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही है कि फ्लक्स आपको अलग अलग शेप दे रखी हो, कुछ भी शेप दे रखी हो, कुछ भी, या फिर सिलेंडर हो, ऐसे करके मान लेते हैं। सेंटर पर यानी क्यू दे रखा हो। अब आप मुझे बताइए फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? यानी फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप एंड साइज। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, आकृति, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। बता रहा हूं भैया, किस पे करेगा बता रहा हूं। ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो साइज से कोई मतलब नहीं है उसको, और शेप कैसी भी हो बट कोई लेना देना उसको नहीं है। ठीक है, चलो चले, चलो। रवि सर मैराथन मैस्यूम कर देते देते ही, मतलब क्या बोल रहा है भाई रंजय? चलो अगला, थर्ड पॉइंट। जैसे आपको मैंने एक, क्या बोलते हो यार, ढंग से तो हिंदी लिख दिया करो, ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी हिंदी लिखते हो यार तुम लोग। अब जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज है। हम सब जानते हैं कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होंगी और कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी, ये बात तो हमने पढ़ा है ना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स अंदर की तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होंगी, इनसाइड। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि यहां फ्लक्स जो होगा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा।
और यहां पर जो फ्लक्स होगा माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कहने का मतलब है कि चार्ज आपको विद साइन लेना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेना है, और चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है।
चलो बेटा एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल है, एक क्वेश्चन देखो, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब देखो क्यूब, ठीक है। हम्म, चलो चलो चलो। एक सवाल है देखो, ये मेरे पास क्यूब है और इस पर चार्ज दे रखा है सेंटर पर क्यू, बोला कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी फेस, किसी एक फेस द्वारा। और हम सब जानते हैं इसके 6 फेस होते हैं, कि देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेसेस होते हैं इसके। तो बोल रहा है कि किसी एक फेस द्वारा, एनी फेस, किसी एक फेस द्वारा फाइंड द फ्लक्स थ्रू, चलो फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी फेस। तो फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो टोटल फेस 6 है, तो एक फेस के द्वारा 1/6 होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये होगी कहानी, अगर आपका चार्ज सेंटर पर रखा है इस क्यूब के, तो किसी एक फेस द्वारा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये सवाल एयरफोर्स ने पूछा है बेटा। इसके बाद मैं आपसे सलाह करूंगा कि आप लोग सुनो मेरी बात, सुनना, अभी कुछ बताऊंगा। जब आप क्लास 12 में पढ़ के आए होगे, फ्लक्स की कुछ एप्लीकेशन पढ़े होगे, सिलिंड्रिकल चार्ज वाला, वायर वाला, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको यूजेबल नहीं है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने सभी आपको ये पढ़ा है, ये जरूरी था, ये जरूरी था, फ्लक्स जरूरी था, यू मतलब प्रॉपर्टी कहाँ डिपेंडेंसी है इसकी वो बता दिया मैं, ये सवाल करा दिया मैं आपको, ये वाला ये। अब इसके बाद सीधा हम पता है कहाँ पहुंच रहे हैं, पोटेंशियल पर। तो अभी जो फ्लक्स की और जो जन रही है वो हम नहीं कवर कर रहे हैं, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ के बैठे हो, जिसके डेरिवेशन आप लोग करते हो, 3 3 नंबर के आते हैं, गॉस लॉ का डेरिवेशन करते हो स्फीयर के लिए, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप शायद, वो आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ने हैं, गॉसियन भी नहीं पढ़ना है आपको, ये सब नहीं पढ़ना है, ये क्लास 12 का डेरिवेशन वाला हिस्सा है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। देखो पढ़ने को पढ़ लो, लेकिन काम का नहीं है तुम्हारा, और जब कोई चीज काम की नहीं है तो क्या मतलब है कि हमें कंपटीशन फाइट करना है। और तुम्हें बस एक काम करना, बस मेरे कहने से एक काम कर लेना, आप लोग थोड़ा वो फॉर्मूले वगैरह देख लेना, मतलब उसके फॉर्म देखो, सिंपल देखो। हालांकि ये सब क्या है, सिर्फ एक आपका रिवाइज टाइप हो रहा है, आई नो 12th आप ठीक से पढ़ के आते हैं, लेकिन लॉजिकली की चीज को समझ पा रहे हैं हम, है ना। तो आप एक काम करो, आप लोग बस थोड़े फॉर्मूले देख लेना, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली प्रॉपर्टीज, इन द सेंस की जो डेरिवेशन आप लोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन इसके, वो देख लेना आप लोग। गोविंद आप लोग क्वेश्चन मार्क में समझा नहीं।
और कुछ नोट्स मैं आपको आज भेजने वाला हूं। नोट्स में जैसे कुछ कैपेसिटर का पार्ट, कुछ नोट्स भेज रहा हूं, और वो एक फॉर्मेट आप देख लेना, है ना। चाहे रहने दो, नहीं भेज रहा, वो जरूरी भी नहीं है आपके लिए, 1 मिनट, आपके लिए जरूरी नहीं है। हम्म। चले आगे। रवि सर का मैराथन में सोना पड़ जाता है, मुझे समझा नहीं। चले। हाँ, एक काम करते हैं, कैपेसिटर पर चलते हैं सीधा, पोटेंशियल का वही यूज हो जाए, कैपेसिटर पर चलते हैं। कैपेसिटर, इसको पढ़ते हैं सीधा। संधारित्र, संधारित्र। देखो कैपेसिटर मतलब जानते हो ना, वो जो पंखे में पीछे लटका रहता है, व्हाइट कलर का, उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। तो कैपेसिटर और कुछ नहीं, एक सिस्टम है एनर्जी को स्टोर करने का। उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा भरी रहती है। ठीक है, नहीं पढ़ना प्रदम्न यार, ये सब थोड़ी ना पढ़ना है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है बेटा, इस तरीके का आपने देखा हो कैपेसिटर। हालांकि कई टाइप का होता है, सर्कुलर, स्फेरिकल होता है, इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का जो पंखे में लगा रहता है, ऐसा। बोलो हाँ के ना, ऐसा होता है कैपेसिटर। और इसमें एनर्जी भरी रहती है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो। तो ये क्या करता, क्या है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर दो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी मान लो, या इलेक्ट्रिक चार्ज मान लो। वैद्युत आवेश। सही कह रहा है शुभम बेटा, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा, आप उसे कंडेंसर कहते हैं गांव की भाषा में। कह रहा है आप सर इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं, अब तक खत्म हो गया होता। तो रफ्तार बन जाऊं मैं, स्पीड बढ़ा लूं, समझ आ जाएगा। क्या सिलेबस ही खत्म कराने से मतलब है क्या तेरा? क्यों भाई? अरे यार। हाँ निखिल, बस यही पढ़नी है। चलो, कंडेंसर बोलते हैं गांव की भाषा में। चलो, अब एक वर्ड होता है कैपेसिटेंस। ये तो कैपेसिटर था, कैपेसिटिविटी। जैसे देखो, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C बराबर Q अपॉन बी। होता क्या है, कंडेंसर में क्या है कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्यू मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब क्यू बराबर क्या आ जाता है, सी बी। सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस। सी का मतलब यहां पर क्या होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस हिंदी में धारिता कहते हैं बेटा, धारिता। और सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, बोल्ट का वो कूलाम पर बोल्ट।
ऐसा यूनिट। देख लो, ठीक है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है बेटा, क्लियर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? चले, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें एक चीज का हमने जो यूज किया वो देख लो। हमने इसकी जो यूनिट है कूलाम पर बोल्ट, इसी को बेटा फेराड कहते हैं, फेराड। तो इसकी जो यूनिट होती है ना कैपेसिटेंस की, वो फेराड भी होती है। बट फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट है। इसको एफ से दर्शाते हैं, वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत लार्ज यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट। अब एक बात समझो आप, वेरी लार्ज यूनिट, फेराड क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटी यूनिट है, माइक्रो फेराड 10⁻⁶ फेराड। आपने पढ़ा है ना माइक्रो फेराड, जैसे 1 माइक्रो फेराड लिख दिया मैं, क्या हुआ ये? माइक्रो 10⁻⁶। मैंने कहा मिली फेराड -3, ये छोटी यूनिट। पिको फेराड -12, आंगस्ट्रॉम फेराड क्या है ये? -10, नैनो फेराड -9। ये छोटी यूनिट है बेटा, वेरी स्मॉल यूनिट, दीज आर द स्मॉल यूनिट ऑफ फेराड। स्मॉल वैल्यू ऑफ फेराड। फेराड की छोटी यूनिट है। बोलो भाई, क्लियर? तो कैपेसिटेंस को बेटा आप फेराड में मेजर करते हैं, ठीक है। चले, अगला सवाल ये था हमारा कि सर जो सी है कैपेसिटेंस, ये किस किस पर निर्भर करती है और किस किस पर निर्भर नहीं करती। तो देखो यहां बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। बेटा जो सी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या था? Q/V था। तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि सर जो सी है वो V पर भी डिपेंड करती है और Q पर भी डिपेंड करती है। वास्तव में ऐसा नहीं है, C ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है। तो पहली बात, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q and V। C does not depend on Q and V, ठीक है। इसके बाद C does not depend on Q and V। इसके बाद और किस पर डिपेंड करता है? C बेटा मीडियम पर डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम पर इसकी वैल्यू बदल जाती है। अब वो आगे पढ़ेंगे अभी। C डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम बोले तो माध्यम। और C डिपेंड्स ऑन शेप, साइज पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज होगा उसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उतना चार्ज स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अलग अलग साइज पर कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, साइज पर, शेप पर अलग अलग। तो सी डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप, सी निर्भर करता है। तो ये डिपेंडेंसी के केस हैं। विमले से एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है। चलें, चले भाई, चलें। चलो इसके बाद आगे देखो, अगला टॉपिक कैपेसिटर ही चलेगा अभी। मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल माने गोलाकार, और इसकी तो त्रिज्या है ना
वो आर है, और ये चार्ज है पॉजिटिव क्यू से, मान लें क्यू से चार्ज है, और इसका पोटेंशियल है वी। अब मुझे आप बताइए सी जो होगा क्यू अपॉन वी होगा, सही बात है। वी बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर। क्यू यहां पर हो रहा और आर इसकी रेडियस है। आर क्या है बेटा, रेडियस, इस गोले की त्रिज्या है। क्यू से क्यू खत्म। एक मिनट, गलत हुआ क्या, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है, हाँ क्यू से क्यू खत्म हो गया ना, आर अपॉन के आ गया ना, और वन अपॉन के क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। भाई ये आ गया, वन अपॉन के हो गया ना ये पूरा, वन अपॉन के, ये तो वन अपॉन के का मतलब क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ठीक है। अरे होली की छुट्टी मिलेगी, होली कहां से आ गई अभी, चलो ठीक है। चलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक, चले चलो। ये फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, यूज ध्यान रखना है, यूजेबल होता है, इसका यूज भी होता है, इसके दिमाग में रखना, क्लियर। अब देखो ये तो आप जानते हैं ना, ये तो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है ना, नियत होता है। तो सी बेटा किस पर डिपेंड करता है, आर पर। सी किस पर डिपेंड करता है, आर पर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि बेटा सी जो है ना वो आर पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो कांस्टेंट होता है। अब देखो अर्थ जो है बेटा वो भी स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है अर्थ का, तो फॉर्मूला आप देख लीजिए साफ साफ, क्या सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है बताओ, 6400 किलोमीटर, 6.4 गुना 10 की पावर 6, 1/9 टू 10 पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 टू 10 पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6, सबको सॉल्व करोगे लगभग 711 माइक्रोफेराडे। ये अर्थ का कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ होता है 711 माइक्रोफेराडे। अंकित वो आगे वो उसमें पढ़ेंगे पैरेलल कैपेसिटर के अंदर। तो बेटा ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर था, लिख देता हूं, दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलाकार संधारित्र, कैपेसिटर, गोलाकार संधारित्र। ये इतनी कहानी है कैपेसिटर की यहां तक, अभी आगे पढ़ेंगे, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। चलो भाई बताओ, हाँ भाई कल मैराथन क्लास है, बिल्कुल सही बात है, 3:30 बजे से। बेटा कृष्णा ये तब होगा जब हम जानते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर के केस की बात कर रहा हूं, रेडियस पर डिपेंड करेगा, अगर रेडियस आप बढ़ाएंगे तो वैल्यू बदलेगी सी की। मेरा कहने का मतलब बेटा ये है, क्योंकि आप जानते हैं ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, 4 पाइप्स हमेशा फिक्स होती है, ऑलवेज फिक्स होती है, तो आर तो आप रेडियस कम या ज्यादा कर सकते हो ना किसी भी स्फेयर की, तो सी की वैल्यू आर के बदलने पर बदलेगी, ये मतलब है कृष्णा। कल मेरी जो क्लास है वो 3:30 बजे है, मैं बार बार बता रहा हूं, कल 3:30 बजे मैराथन क्लास है, बड़ी क्लास है। कल आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म करा दूंगा, मैग्नेटिज्म पर भी नंबर लगा दूंगा,
कल आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी खत्म करा दूंगा, मैग्नेटिज्म पर भी नंबर लगा दूंगा, और भगवान ने चाहे तो मैग्नेटिज्म भी खत्म कर दूंगा। बचा ईएमआई और एसी, ये भी खत्म कर दूंगा। 10 तारीख मेरा टारगेट है, सीधा 4 दिन है मेरे पास, और मेरे पास 2 दिन ज्यादा है। कल भी मैराथन है, परसों भी मैराथन है, कल भी मैराथन है, परसों भी मैराथन है, सैटरडे को भी मैराथन है और संडे को भी मैराथन है। कल मैराथन लेने के बाद संडे को मैं पूरा ईएमआई और एसी का टारगेट है, ठीक है। बेटा मैराथन सारी सारी आपके ऐप पर होंगी, ऐप पर होगी, ऐप पर अभी पढ़ेंगे अखिलेश। ऐप पर 3:30 बजे ऐप पर मैराथन है। अभी इसके आगे इलेक्ट्रिसिटी कल खत्म करा दूंगा 1 घंटे में, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, रेडी रहना। देन नेक्स्ट डे ईएमआई और एसी, 2 दिन सैटरडे संडे मैराथन। कल का टाइम फिक्स है, कल ही क्लास में बता दूंगा संडे के लिए। यूट्यूब पर तो हमारी क्लास डेली चलेगी 8:30 बजे, आज भी 8:30 बजे मेरी क्लास है, ठीक है। 8:30 बजे मेरी क्लास है। चलो यार, अब आज के लिए इतना ही है। और आज 8 बजे नहीं, सुनो, आज 8 बजे क्लास होगी यूट्यूब पर, 8 बजे क्लास ले लेते हैं, या 8:30 पे ले लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 8:30 पे लेंगे फिर। सत्य वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, बाकी का बेटा मुलाकात मेरी कल होगी, कल मिलेंगे, कल यहां से आगे कराएंगे। बस चुपचाप रिवीजन कर लेना चीजों का, है ना। मैं तो करा रहा हूं लेकिन तुमको फिर प्रॉब्लम आएगी। और 8:30 बजे सब लोग मुझे मिल जाया करो मैराथन, मतलब उसमें प्रैक्टिस में। और प्रैक्टिस में आप लोग नहीं मिलते, मैं सबको देख रहा हूं, बता रहा हूं। अरे यार वो एक्चुअली 8 बजे से मैं रखता हूं, लेकिन प्रशांत सर की क्लास होती है 8:30 बजे तक, इस वजह से फिर मुझे 8:30 करना पड़ गया है। मैराथन 8:30 से बेटा डेली होती है, 8:30 से यूट्यूब पे क्लास मेरी। मैराथन नहीं मतलब प्रैक्टिस क्लास। कल का पीडीएफ नहीं मिला, क्या बात कर रहे हैं। अरे हाँ, आपको पीडीएफ वो वाला क्वेश्चंस वाला, ठीक। आज मेरी 8:30 बजे प्रैक्टिस क्लास है यूट्यूब पर, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज। बाकी का पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से। कल मिलूंगा, सॉरी आज 8:30 बजे मिलूंगा, कल मेरी मैराथन है 3:30 से। जय हिंद।